अगर आपके घर में कोई घुस जाए, आपके लोगों को आतंकित कर दे, आपके घर में घुसकर कोई जबरन आतंक मचाने लगे, आपकी बहन-बेटी, माँ, बहू-बेटी सबको अगर वो डरा दे, तो आप क्या करेंगे? तो आज के दौर में सीधा-सा जवाब यही है कि अगर आपके घर में कोई जबरन घुस जाता है, उत्पात मचाता है, आतंक मचाता है, आपको डराता है, धमकाता है और आपके छत पर चढ़कर छत की रेलिंग तोड़ देता है, आपके छत पर लगे इस्लामिक परचम को नोच देता है और फिर उस जगह पर एक धार्मिक झंडा लगाता है दूसरा व्यक्ति दूसरे के मकान पर। तो अब सवाल यह है कि आप क्या करेंगे? तो साहब, भारत का संविधान, देश का कानून भले ही आपको आत्मरक्षा का हक देता हो, अपने बचाव का कानूनी अधिकार देता हो, लेकिन मनुस्मृति के कानून के मुताबिक अगर आपने उसे डिस्टर्ब किया तो आपको फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया जाएगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बहराइच में 2024 में घटना घटी जिसमें राम गोपाल मिश्रा नाम के एक शख्स ने भीड़ के उकसावे पर एक मुस्लिम शख्स के मकान पर चढ़ गया और मकान पर चढ़ने के बाद वो छत की रेलिंग तोड़ देता है। रेलिंग तोड़ने के साथ ही उस छत पर लगे हरे रंग का परचम को उखाड़ देता है और वहां पर भगवा रंग का परचम लगा देता है। वो शख्स किस इरादे से घर में घुसा और घर में घुसा तो छत पर वो क्या करने गया था और छत पर चढ़ा तो क्या उसे मेहमान नवाजी के तौर पर बतौर मेहमान उसे बुलाया गया था? क्या उसे दावत खाने के लिए इनवाइट किया गया था? अगर एक अनजान शख्स किसी के छत पर घुसकर यह घटना अंजाम देता है तो आप क्या करेंगे? आप अपनी आत्मरक्षा में कुछ तो कदम उठाएंगे। सरफराज नाम के शख्स ने अपने घर में घुसे हुए शख्स को गोली मार दी, ऐसा इल्जाम लगाया गया है और अब उसे दोषी करार दे दिया गया है और इस मामले में उसे फांसी की सजा बहराइच की कोर्ट ने सुनाया है और जो उसके साथ के और लोग थे, यानी 9 अन्य लोगों को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या किसी व्यक्ति को आत्मरक्षा का अधिकार नहीं है? खासकर कोई व्यक्ति अगर अपने घर में सुरक्षित नहीं है, अगर अपने घर में वो अपनी हिफाजत नहीं कर सकता है, अपने छत की, अपने मकान की, अपने घर की हिफाजत नहीं कर सकता है, तो आखिर वो किस बात के लिए एक नागरिक के तौर पर आत्मरक्षा का अधिकारी माना जाएगा? यहां सबसे बड़ा सवाल न्यायिक प्रक्रिया को लेकर के है। बहराइच कोर्ट ने मनुस्मृति के कानून का हवाला देते हुए, मनुस्मृति का जिक्र करते हुए फैसला सुनाया और इनको फांसी और बाकियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। और सबसे बड़ा सवाल, पुलिस ने सोशल मीडिया पर घूम रही जिन सूचनाओं को फर्जी और अफवाह करार दिया, उन्हीं फर्जी और अफवाह सूचनाओं को अदालत ने सच मानकर अपना फैसला सुना दिया। अब इस पर तरह तरह के कमेंट हो रहे हैं और सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं, पर ऐसे में सवाल तो ये भी उठता है कि अगर मनुस्मृति के फैसले के मुताबिक देश में अदालतें काम करेंगी तो आखिर उन्होंने संविधान की शपथ ली थी या मनुस्मृति की शपथ ली थी? अगर धर्म के कानून के हिसाब से आप देश को चलाएंगे तो कैसे होगा? धार्मिक कानून सिविल मामलों में है, रहने सहने, खाने पीने, नाते रिश्तेदारी, शादी ब्याह, इस मामले में अगर धर्म के कानून के हिसाब से सजा सुनाई जाएगी फिर तो देश किधर जाएगा? इससे भी बड़ा सवाल यह है कि कोर्ट ने मनुस्मृति का हवाला क्यों दिया? मनुस्मृति का हवाला देते हुए कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है उसमें अगर आप गौर करेंगे तो पता यही चलेगा कि कोर्ट ने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया है, एडमिट कर लिया है कि मृतक को यानी मकतूल राम गोपाल मिश्रा को जलाकर मारा गया, उसके पांव ऐसे जलाए गए कि नाखून उखड़ गए। इन शब्दों का इस्तेमाल बाकायदा किया गया है, जबकि पुलिस इस मामले में इनकार कर चुकी है कि ना तो उसे करंट लगाया गया, ना उसे जलाकर मारा गया, ना उसे तलवार से मारा गया, बल्कि पुलिस ने खुद पब्लिक में बयान जारी किया, सोशल मीडिया पर अपना पोस्ट किया और बताया कि इस तरह की अगर सूचनाएं फैल रही हैं तो यह अफवाह है, सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश है, माहौल को सांप्रदायिक बनाया जा रहा है। और पुलिस ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हवाला देती है और कहती है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह गोली लगना बताया गया है, ना कि करंट लगना, तलवार से मारना, नाखून उखाड़ना वगैरह वगैरह। तो अदालत में तो यही कबूल किया गया। ऐसे में यह भी सवाल उठता है कि साहब, अगर अफवाहों को सच मानकर अदालतें फैसला सुनाएंगी तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट का क्या होगा? सबूतों का क्या होगा? जो शौर्य दूसरे के मकान पर चढ़कर वीरता दिखा रहा था, आखिर उस वीरता के ऊपर उस पर कोई
अपराध तय होना चाहिए था कि नहीं? तो ये तमाम तरह के सवाल हैं। दूसरी बात, नाबालिग बच्ची का नाड़ा तोड़ना, उसके स्तन को दबाना, उसका पजामा खोल देना, ये अपराध नहीं है। हमें देश के अदालतों से, बड़ी अदालतों से इस तरह के फैसले सुनने को मिले हैं और मिले हैं, और हो सकता है ये अगली कड़ी वही हो सकता है जो जज साहब स्तन दबाने और नाड़ा तोड़ने को अपराध नहीं मान रहे थे, मनुस्मृति के कानून में शायद अपराध न रहा हो। लेकिन देश में जो अदालतें हैं वो कानून के हिसाब से चलती हैं, और कानून में आत्मरक्षा का भी अधिकार है और नाड़ा तोड़ने वाले को सजा का भी अधिकार है। मकतूल राम गोपाल मिश्रा की मौत हो गई और इसे दुखद माना जाना चाहिए। हिंसा किसी भी समस्या का हल नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि राम गोपाल वर्मा के जरिए किए गए अपराधों को नजरअंदाज किया जाए। यहाँ फैसले का दूसरा नतीजा भी हो सकता था, और जिस तरह से फैसला सुनाया गया है उस फैसले में जो दोषी पाए गए हैं सरफराज और उनके साथ के 9 अन्य लोग जिनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, उनको शैतान कहा गया है, उनको हैवान कहा गया है, दूसरे धर्मों की धार्मिक आस्था का हत्यारा करार दिया गया है। तो आप सोच लीजिए कि जज साहब का फैसला किस बुनियाद पर दिया गया। उनका फैसला जज्बात की बुनियाद पर दिया गया, धार्मिक आधार पर दिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ धर्म का एक किताब का जिक्र हो रहा है जिसको भारत का संविधान खारिज करता है, देश के खुद बहुसंख्यक आबादी खारिज करती है, जिस किताब को कहा जाता है कि ये जातिवादी है, इंसानों के बीच में भेद करती है, फर्क करती है, नाइंसाफ़ी करती है। उस किताब का हवाला देकर के जज साहब ने फैसला सुनाया। इस फैसले के बारे में बहुत से सवाल सोशल मीडिया पर जो नामवर पत्रकार हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बुद्धिजीवी वर्ग हैं, इंटेलेक्चुअल पर्सन हैं, वो सब लोग सवाल उठा रहे हैं। और सवाल उठाने वालों में जो सवाल उठाया जा रहा है, अगर उन आप सवालों को पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आखिर हमारा देश किस ओर जा रहा है। प्रोफेसर इलाहाबादी हैं, ये लिखते हैं सोशल मीडिया पर कि बहराइच हिंसा में संवैधानिक कोर्ट द्वारा दोषी सरफराज को फांसी की सज़ा, 9 लोगों को उम्र कैद, सभी को जेल पुलिस ले जा रही है। हम सब लोगों को पूरा विश्वास है कि मरहूम अखलाक उनके बेटे और महिलाओं पर हमला करने वालों को जल्द उम्र कैद होगी। ये सवाल कर रहे हैं और पूछते हैं कि और ट्रेन में जिस पुलिस वाले ने मुस्लिम शख्स को गोली मारी थी उसको फांसी होगी? ये सवाल पूछ रहे हैं। डॉक्टर शोएब जामई हैं, ये मजलिस के प्रवक्ता हैं MIM के और दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। ये भी सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं चंद महीने पहले बहराइच हिंसा के दोषियों को उम्र कैद, मगर कई साल पहले अखलाक हत्याकांड के दोषियों का मुकदमा वापस लेने की अर्जी लगाई गई है। ट्रेन में मुस्लिम नाम पूछकर गोली चलाने वाले चेतन को मानसिक रोगी घोषित करने की कोशिश हो रही है। 25 साल पहले बिल्किस बानो के बलात्कारियों को बेल और स्वागत भीड़ तंत्र है जनाब, संस्कारी सभ्यता, ये सवाल उठाया गया है। पत्रकार हैं सचिन गुप्ता, उन्होंने कोर्ट के जजमेंट ऑर्डर जिसमें मनुस्मृति का जिक्र किया गया है उसका हवाला देते हुए और बहराइच पुलिस के स्टेटमेंट का हवाला देते हुए ये लिखते हैं कि पुलिस कह रही है कि करंट लगाना, तलवार से मारना, नाखून उखाड़ना जैसी बातों में कोई सच्चाई नहीं है। कोर्ट कह रहा है कि उसके पैरों को इस तरह से जलाया गया कि नाखून बाहर निकल गए। मतलब पुलिस ने राम गोपाल मिश्रा की हत्या में जिस थ्योरी को झूठा बताया, कोर्ट ने वही थ्योरी अपने फैसले में लिखी है। ये पत्रकारों की तरफ से सवाल उठाया जा रहा है। सीनियर पत्रकार है नरेंद्र प्रताप, लिखते हैं कि पुलिस ने अफवाह को अफवाह माना, लेकिन जज साहब ने अफवाह को हकीकत मान लिया। उस अफवाह को अपने मन में बैठाए रहे और फिर जजमेंट में भी उसी अफवाह की स्क्रिप्ट टाइप करके मृत्युदंड सुना डाला। पत्रकार नरेंद्र प्रताप आगे लिखते हैं कि मृत्युदंड में इंगित कारणों को पुलिस पहले ही फर्जी करार दे चुकी है। यह बहराइच हिंसा का जजमेंट है, ये बता रहे हैं। खैर, अभी तो इस फैसले की काफ़ी अच्छे से आलोचना हो रही है पूरे देश में हर तरह से, और यहाँ ये भी सवाल उठता है कि क्या ये फैसला, इस फैसले को अगर चैलेंज दिया जाता है तो आगे चलकर इसका कोई नतीजा निकलेगा? तो हाँ, इसका एक गंभीर नतीजा निकल सकता है। अक्सर होता है कि लोअर कोर्ट अगर इस तरह के जज्बाती फैसले देते हैं, आस्था के आधार पर अगर कोई फैसले देते हैं, तो ऊपरी अदालतें खारिज भी कर देती हैं। ये मामला पूरी तरह से विवादों से भरा है और ये फैसला इतना ज़्यादा विवादित हो गया है कि 24 घंटे में ही देश और दुनिया में हर तरफ से इस फैसले की आलोचना हो रही है।
क्या जज साहब को भारत के संविधान के तहत बनाए गए कानून की किसी भी धारा का जिक्र अपने जजमेंट में नहीं करना चाहिए था? उनको मनुस्मृति का ही जिक्र क्यों करना पड़ा? देश की अदालतों में मौजूद बहुत से जजमेंट हैं जिसका जिक्र हो सकता था, धाराओं का, बीएनएस का, आईपीसी का, इन सब का जिक्र हो सकता था, लेकिन नहीं हुआ। मनुस्मृति के श्लोक लिख दिए गए और सजा सुना दी गई। तो क्या दादरी में अखलाक के कातिलों को सजा मिलेगी? उसके घर में हमला करने वालों को उम्र कैद की सजा मिलेगी? अखलाक के कातिलों को फांसी की सजा मिलेगी? पहलू खान के कातिलों को फांसी की सजा मिलेगी? क्या नासिर और जुनैद के हत्यारों को फांसी की सजा मिलेगी? पहलू खान के कातिलों को क्या फांसी की सजा मिलेगी, उम्र कैद की सजा मिलेगी? इतनी जल्दी फैसला आ गया। सजा मिला तो था बिल्किस बानो के असमत दरी करने वालों को, फैसला तो सुनाया गया था, उस समय इंसाफ किया गया था सुप्रीम कोर्ट के जरिए, लेकिन उसके बाद क्या होता है? ब्राह्मण हैं, संस्कारी हैं, इस तरह के शब्दों को गढ़ करके, बना करके, बयां करके फूल माला के साथ उन अपराधियों को कोर्ट से बरी कर दिया गया, छोड़ दिया गया, और सजा से ज्यादा वो बाहर ही अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। आसाराम रहीम संत नहीं, एक बलात्कारी और कोर्ट से घोषित बलात्कारी है, सजा पा रहा है, लेकिन वो सजा कोर्ट के बाहर बिता रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है। राम रहीम ने तो जेल को अपना ससुराल बना लिया है। जब जाता है छूटकर बाहर आता है। ये कोई आरोपी नहीं है, ये कोर्ट के जरिए ठहराए गए दोषी हैं, बलात्कारी हैं, और बलात्कारियों का हमारे यहाँ कितना इज्जत से स्वागत किया जा रहा है, एहतराम किया जा रहा है, तो गौर करिए। अगर आपके घर पर कोई अपराधी घुस जाता है, उद्दंड करता है, आक्रांता के तौर पर वो घुस आता है, हमला करता है, हमलावर हो जाता है, तो फिर आप रेड कारपेट बिछाकर उनका स्वागत करें, पांव धोकर पिएं, उसके गले में फूल माला पहनाएं, खुद दरी पर बैठ जाएं, उसके लिए सेज सजा दें, बैठा दें, पांव दबाएं उसका, क्योंकि वो भले ही बिन बुलाया मेहमान एक अपराधी के तौर पर आया हो, लेकिन आप उसके खिलाफ कुछ काम नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो आप उल्टा फंसेंगे। और बहराइच की घटना इंसाफ का जनाजा उठा रही है। ये बताने के लिए काफ़ी है कि देश में संविधान खतरे में है, क्योंकि यहाँ संविधान का जिक्र नहीं हो रहा है, यहाँ मनुस्मृति का जिक्र हो रहा है। कोर्ट के भीतर, अदालतों के भीतर जज अपनी कुर्सी पर बैठकर इंसाफ के जो जुमले लिख रहे हैं उसमें मनुस्मृति का जिक्र कर रहे हैं, देश के कानून, धारा या संविधान का जिक्र नहीं कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। क्या सोचते हैं आप अपने हमारी इस खबर के बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।